डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर के आंकड़े उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगली 2 तिमाहियों में इसके सुधरने की उम्मीद है और यह 7% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती है। रिजर्व बैंक ने भी यही अनुमान जताया था कि चौथी तिमाही में विकास दर में उत्साहजनक नतीजे आएंगे और फिर अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी लय में लौटनी शुरू हो जाएगी। मगर ताज़ा आंकड़ों में जिस तरह औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक दर्ज हुआ है, उसके मद्देनज़र सरकार को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत रेखांकित होती है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह महंगाई बताई जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन दर में 4.3% की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 5.6% की वृद्धि दर्ज हुई थी। खनन क्षेत्र में भी उत्पादन दर 2.8% घटी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 14.5% की वृद्धि दर्ज हुई थी। इसी प्रकार निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जन केंद्रित सेवाओं की जीवीए वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि की विकास दर को पेशेवर सेवाओं और भवन निर्माण के क्षेत्र में हुई वृद्धि ने संभाल लिया। ताज़ा विकास दर को लेकर चिंता इसलिए जताई जा रही है कि अभी तक महंगाई के मोर्चे पर काबू पाने में कोई कारगर उपाय नज़र नहीं आ रहा। बैंकों की ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और रुपए की कीमत भी संभल नहीं रही। विकसित देशों में मंदी का माहौल है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से सितंबर के दौरान लोगों ने खर्च किया, घरेलू बाजार में मांग बढ़ी और निवेश में भी उत्साह दिखाई दिया। मगर त्योहारी मौसम होने की वजह से भी ऐसा हुआ होगा। फिर यह भी कि इस आधार पर समग्र विकास का चित्र खींचना संभव नहीं हो सकता। विकास दर का असर इससे नापा जाता है कि देश में नए रोजगार का सृजन कितना हो पाया और कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब विनिर्माण, निर्माण और खनन क्षेत्र में उत्पादन की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है, तो उनमें रोजगार सृजन करना मुश्किल काम है। इन्हीं क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार की गुंजाइश रहती है। नए रोजगार सृजित नहीं होंगे तो गरीबी रेखा से लोगों का बाहर निकलना और फिर बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ना कठिन ही रहेगा। सेवा के जिन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज हुई है, उनमें होटल, व्यवसाय, परिवहन, व्यापार प्रमुख हैं। मगर दूसरी तरफ संचार तकनीक के क्षेत्र में उत्साह नहीं देखा जा रहा, जिसकी वजह से कंपनियों को छंटनी जैसे उपाय आजमाने पड़ रहे हैं। इस तरह अभी विकास दर को संतुलित करने की दिशा में चुनौतियां लगातार बनी हुई है। निवेश को लेकर बेशक कुछ सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं, पर बड़ी चुनौती निर्यात बढ़ाने को लेकर है।
जब तक निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक औद्योगिक क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद धुंधली पड़ी रहेगी। केवल घरेलू बाजार के भरोसे उत्पादन दर में बढ़ोतरी का दावा नहीं किया जा सकता। महंगाई की दर ऊंची होने से घरेलू बाजार में सुस्ती पसरी पड़ी है। ऐसे में वार्षिक विकास वृद्धि दर में आंकड़े बेशक कुछ क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से अनुमानित लक्ष्य तक पहुंच भी जाए, मगर संतुलित विकास दर का दावा नहीं किया जा सकता। अब यह पर्दे के पीछे की बात नहीं रही कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में अचानक उछाल आना शुरू हो जाता है। चाहे वह गांव का मुखिया हो, नगर पार्षद, विधायक या फिर सांसद, जब भी दूसरी बार वह चुनाव मैदान में उतरता और हलफनामा दाखिल करता है तो उसकी संपत्ति में हैरान करने वाली बढ़ोतरी दर्ज नजर आती है। पहले चुनाव के समय जिनकी संपत्ति लाखों में थी, वह दूसरे चुनाव तक बढ़कर करोड़ों में पहुंच जाती है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में दूसरी बार मैदान में उतरे प्रत्याशियों के हलफनामे का अध्ययन बताता है कि 84 में से 75 पार्षद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में 3 से 4,437% तक की वृद्धि हुई। हालांकि 3% बढ़ोतरी वाले पार्षदों की संख्या इक्का दुक्का है। एकाध ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति पहले से घटी है, मगर ज्यादातर की संपत्ति पिछले 5 सालों में औसतन 2 गुने से अधिक बढ़ी है। पिछले निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संपत्ति औसतन 2.93 करोड़ रुपए थी, जबकि इस बार के चुनाव में 84 पार्षदों की संपत्ति 4.37 करोड़ रुपए है। ऐसे ही हैरान करने वाले आंकड़े विधानसभा और संसद चुनाव में भी देखे जाते हैं। अब इस तथ्य को आम मतदाता भी जैसे स्वीकार कर चुका है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि अचानक फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि जनप्रतिनिधियों को वेतन इतना अधिक मिलता है कि 5 सालों में उनकी जमा पूंजी में करोड़ों की बढ़ोतरी हो जाती है, मगर न तो उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले दर्ज किए जाते हैं और न उनकी पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है। यह कौन पूछेगा कि आखिर 5 सालों में उनकी आमदनी इतनी कैसे हो जाती है कि उनकी संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी हो जाए। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए जमा होती है। दिल्ली नगर निगम पार्षदों को विकास कार्य के लिए हर साल एक तय रकम जारी की जाती है। उस रकम के आवंटन में ठेकेदारों से कमीशनखोरी जग जाहिर है। इसके अलावा भी अतिक्रमण, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने आदि के लिए उगाही के तथ्य प्रकट हैं। इस चुनाव में विपक्षी राजनीतिक दल इसका खुलेआम आरोप लगाते फिर रहे हैं। फिर यह भी छिपी बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भ्रष्टाचार से जुटाया बहुत सारा धन और संपत्ति अपने नाम से नहीं रखते। इस तरह उनकी अघोषित संपत्ति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है।
विचित्र है कि दिल्ली नगर निगम में वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उसके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता, जिसे लेकर वे जब तब प्रदर्शन पर उतर आते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। संपूर्ण विराम।